हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस और इसके लिए हम बुक फॉलो कर रहे हैं। बुक का नाम भी है मैट्रिसेस और पब्लिशर है कृष्णा। तो जनरली कृष्णा सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। आज हमारी 5वीं क्लास है और हम पहुंच चुके हैं डिटर्मिनेंट्स पर, जो कि चैप्टर 2 है बुक में। पिछली क्लास में हमने डिटर्मिनेंट्स को डिफाइन किया। डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, 3, 4 और जनरल ऑर्डर n को हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने कुछ माइनर्स, कोफैक्टर्स और उनका रिलेशन डिटर्मिनेंट्स के साथ पढ़ा था। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स है एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल पर है ए बी सी डी और बाकी सब ज़ीरो है। इस मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे तो बाय डेफिनेशन हमने डिटर्मिनेंट को कुछ इस तरह से पढ़ा है। इस तरह के सिंबल को हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट नहीं पढ़ा था। और जब हम मैट्रिक्स की एंट्रीज को किसी डिटर्मिनेंट सिंबल के बीच में रख देंगे तो वो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ही कहलाएगा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ये होगा। अब डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन से हम इसको एक्सपेंड करेंगे और एक्सपेंशन में हम ये देखते हैं कि जिस भी रो या कॉलम में ज़्यादा ज़ीरो हो उसके अलोंग एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे वैल्यू सेम आती है। यहाँ हम देखेंगे कि कोई भी रो ली जाए, हर एक रो में 3 ज़ीरोज़ हैं और कोई भी कॉलम लें तो सभी कॉलम्स में 3 ज़ीरोज़ हैं। तो आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया। एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, बाय डेफिनेशन जब एक्सपेंड किया तो हम लिखेंगे A11 एंट्री और उस कॉलम और रो को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट प्लस नेक्स्ट एंट्री 0 इंटू -1 टू द पावर 1 + 2 और फिर से रो और कॉलम को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। लेकिन क्योंकि यहाँ 0 है और 0 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। इसी तरह हमारी जो आगे वाली एंट्रीज हैं वो 0 हैं, तो आगे वाला पार्ट 0 ही आएगा। तो इस डिटर्मिनेंट के लिए हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं और ये आता है A टाइम्स फिर से एक 3/3 डिटर्मिनेंट हमारे पास ऑर्डर 3 का। इसको फिर से हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो ये होगा B और कॉलम और रो को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। उसके भी आगे वाले पार्ट्स में 0 है तो हमारी आगे वाली वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। तो ये होगा A टाइम्स B इंटू 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट हमारे पास आता है CD-0। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट। ये वैल्यू हमारे पास आती है A इंटू BCD और A को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ABCD। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आता है ABCD, जो कि एक्चुअल में डायगोनल एंट्रीज का ही प्रोडक्ट। और ये इन जनरल
किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स के लिए ट्रू है तो आप इसे एज ए रिजल्ट भी कह सकते हैं दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स is product of diagonal entries. नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास फिर से एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए हम इसको फिर से एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो या सेकंड कॉलम, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो इसको ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि इसके फर्स्ट कॉलम में 3 ज़ीरोज़ है, एक नॉन ज़ीरो एंट्री है, जबकि फर्स्ट रो में चारों नॉन ज़ीरो एंट्री है। इसी तरह सेकंड कॉलम में 2 ज़ीरो 2 नॉन ज़ीरो एंट्री है, तो सबसे ज़्यादा ज़ीरो फर्स्ट कॉलम में है। हम इसको एक्सपेंड करते हैं अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो बाय डेफिनेशन डिटर्मिनेंट ऑफ कैपिटल ए होगा इस ए टाइम्स कॉलम और रो को हटाने के बाद बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ई एफ जी 0 एच आई 0 के बाद नेक्स्ट हमारी सारी एंट्रीज ज़ीरो है, इसलिए एग्जाम्पल की तरह आगे वाला पार्ट ज़ीरो ही होगा, तो हम नहीं लिख रहे हैं। इस 3/3 डिटर्मिनेंट को जब हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे फिर से हम इस फर्स्ट कॉलम में नोटिस करते हैं तो एक ही नॉन ज़ीरो एंट्री है, बाकी दोनों ज़ीरो एंट्री है। इसको फिर से हम फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो हम लिखेंगे एंट्री ई और उस रो और कॉलम को छोड़ करके बची हुई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। और क्योंकि उस कॉलम में बाकी एंट्री ज़ीरो है तो आगे वाला पार्ट हो जाएगा ज़ीरो। यहाँ से इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा ए इंटू ई, और इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये होगा एच इंटू जे माइनस 0 इंटू आई। 0 इंटू आई इज़ 0। तो अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाता है ए इंटू ई इंटू एच जे, और आप पाएंगे कि ये एक्चुअल में फिर से डायगोनल एंट्रीज का ही प्रोडक्ट है, ए ई एच जे। और ये भी एक कोइंसिडेंस नहीं है क्योंकि हमने एक जनरल अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ली है। इसको भी आप एज ए रिजल्ट ही याद रख सकते हैं दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is the product of diagonal entries। इसी में आप नोटिस करेंगे कि हमारे पास कोई भी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये अभी के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास ऑर्डर 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। और डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एंट्रीज। तो ये होगा डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, तो डायगोनल पर है सारी एंट्रीज 1, फिर प्रोडक्ट आ जाता है 1।
इन जनरल आप कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट है 1। तो इस रिजल्ट से या इसके पुराने रिजल्ट से, क्योंकि ये एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है, इन दोनों रिजल्ट्स में से किसी से भी कंबाइन करके आप ये कह सकते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होगा। आगे हम डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ का हम प्रूफ नहीं करेंगे, इनको हम एग्जांपल्स से ही वेरीफाई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल प्रूफ में हम नहीं जाएंगे, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ रिक्वायरमेंट होगी वहाँ हम प्रूफ करेंगे, पर ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को हम बाय एग्जांपल ही समझते हुए जाएंगे। हमें सिर्फ इतना समझना है कि ये प्रॉपर्टीज़ क्या है और किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी कहती है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज व्हेन रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। जब रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ ये रो है, इनको हमने कॉलम बना दिया, तो रो को कॉलम बना दें, कॉलम को रो बना दें, आपस में इंटरचेंज कर दें, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी। और आप इसको आसानी से इस एग्जांपल से वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो हमने पिछली क्लास में सॉल्व भी किया है कि वैल्यू आती है 0, और आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं यहाँ से भी वैल्यू आएगी 0। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं। या आप इस तरह भी नोटिस कर सकते हैं कि जब आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे और इसे फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया गया तो यहाँ 1 इंटू दैट 2/2 डिटर्मिनेंट होगा 5, 6, 8, 9। इसी तरह जब आप इसको कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ होगा 1 इंटू 5, 6, 8, 9। फिर आप करते हैं 2 टाइम्स, रो और कॉलम को हटाएंगे तो बची हुई मैट्रिक्स है 4, 6, 7, 9। और इस केस में आप करेंगे 2 टाइम्स, बची हुई मैट्रिक्स है 4, 7, 6, 9। और इन डिटर्मिनेंट्स को आपस में आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये दोनों डिटर्मिनेंट सेम है, प्रिंसिपल डायगोनल उनके सेम है, उनका प्रोडक्ट सेम ही आएगा, ऑफ डायगोनल का प्रोडक्ट सेम आएगा, जस्ट पोजीशंस इंटरचेंज है। तो इस तरह भी आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये दोनों डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। मैट्रिक्स फॉर्म में आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ये अगर मैट्रिक्स ए है और लेफ्ट साइड मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो राइट साइड उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में हमने यही पढ़ा था कि उसकी रो को कॉलम बना दिया जाए, कॉलम को रो बना दिया जाए, तो वो ट्रांसपोज होता है। और डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी यही कहती है कि जब रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। दैट मीन्स किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के इक्वल ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर कोई भी 2 रो या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए, किन्हीं भी 2 रो या कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर वो पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी अगर आप किन्हीं भी 2 रो या कॉलम को इंटरचेंज करें।
आप इसे इस एग्जांपल से देख सकते हैं। हमने पिछला एग्जांपल नहीं लिया है कि वहाँ डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 है तो वहाँ माइनस का इफेक्ट नहीं दिखेगा। इस एग्जांपल में जब आप इसे एक्सपेंड करेंगे अलोंग फर्स्ट रो, मैंने डायरेक्ट एक्सपेंड करके यहाँ लिख दिया है बाय डेफिनेशन। 1 लेंगे और बचा हुआ डिटरमिनेंट लेंगे, इसी तरह -2 लेंगे और बचा हुआ डिटरमिनेंट लेंगे, -+3 लेंगे और बचा हुआ डिटरमिनेंट लेंगे। जब इन 2/2 डिटरमिनेंट को आप सॉल्व करेंगे तो 1 × 16 - 15 इज़ 1, इसी तरह 2 × 32 - 30 दैट इज़ 2। इसी तरह जब आप इस पूरे डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू आती है -3। और अब हम इसकी फर्स्ट रो और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देते हैं। सेकंड रो को हमने बना दिया फर्स्ट रो और फर्स्ट रो को बना दिया सेकंड रो, और अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया। बाय डेफिनेशन जब आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आती है 3। तो आप नोटिस करें कि पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू थी -3 और बाद में आती है 3, मतलब पहले वाली वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई हो चुकी है। यही प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी डिटरमिनेंट में आप कोई भी दो रो या कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी भी डिटरमिनेंट में उसकी किसी रो या कॉलम, आप कोई भी रो लें या कोई भी कॉलम लें, पर एक रो लेंगे या एक कॉलम जो भी आप लेंगे, किसी एक रो या एक कॉलम को किसी नंबर k से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी वो पुराने डिटरमिनेंट की वैल्यू की k टाइम्स होगी। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जैसे हमारा पिछला एग्जांपल था, मैंने सेम एग्जांपल लिया है और इसको हमने एक्सपेंड किया था कुछ इस तरह और सिंप्लीफाई होके वो आया था -3। अब हमने इस डिटरमिनेंट की पहली रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने जिसके अलोंग एक्सपेंड किया अभी मान लेते हैं कि उसी को k से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपका डिटरमिनेंट होगा k टाइम्स बचा हुआ पार्ट, जहाँ भी पहली रो के एलिमेंट है वो k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और क्योंकि ये डिटरमिनेंट तो सेम रहने वाला है तो यहाँ होगा k 2k × 2 और 3k × 0। ये सिंप्लीफाई हो गए, आपके पास आता है -3k और दिस इज -4k, दिस वाले k। तो पहले वाले डिटरमिनेंट का ये k टाइम्स है, k टाइम्स मल्टीपल है, और इसका सीधा सा रीज़न यही है कि हमारी हर एक एंट्री क्योंकि k से मल्टीप्लाइड है, यहाँ से k कॉमन आ सकता है और k कॉमन आएगा तो ये पहले वाला डिटरमिनेंट ही आपके पास होगा। यही प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को अगर k से मल्टीप्लाई करते हैं तो नए डिटरमिनेंट की वैल्यू k टाइम्स हो जाएगी। इसी को आगे बढ़ाते हुए देखें, जब हमारे पास ये डिटरमिनेंट था और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमारे पास आई थी -3, फिर हमने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया तो वैल्यू हो गई -3k, पूरा डिटरमिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो गई। प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी एक रो या कॉलम को अगर आप
k से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई हो जाता है। हमने फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट की वैल्यू k से मल्टीप्लाई हो गई। मैं अब सेकंड रो को k से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर ये एक बार और k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा -3k²। और इसी तरह थर्ड रो को भी k से मल्टीप्लाई कर दें तो ये एक बार और k से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3k³। इसको अगर आप मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट बोलें, ये मैट्रिक्स ए है और ये इसका डिटर्मिनेंट है, तो ये जो मैट्रिक्स है आप इसको कह सकते हैं दिस इज मैट्रिक्स के ए। पूरी मैट्रिक्स को के से मल्टीप्लाई कर दिया और ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स के ए का डिटर्मिनेंट। तो आप ये कह सकते हैं कि के ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा -3 टाइम्स k³, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की थी तो यहाँ k³ आया, क्योंकि जब हमने पहली रो को k से मल्टीप्लाई किया था तो एक बार k से मल्टीप्लाई हुआ था, सेकंड रो को किया तो 2 बार हुआ और थर्ड रो को किया तो 3 बार हो गया। इसी तरह अगर हमारे पास जनरल कोई n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n/n ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और उसका कुछ डिटर्मिनेंट से m आता है, और इस मैट्रिक्स को मैं k से मल्टीप्लाई कर दूं के बाद उसका डिटर्मिनेंट लें, तो आप पाएंगे कि जो उसका पहला डिटर्मिनेंट है वो k⁴n इंटू दैट डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसा कि इस केस में क्योंकि ऑर्डर 3 का था तो k³ मल्टीप्लाई हुआ, ऑर्डर n है तो k⁴n मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा k⁴n m। इन जनरल आप इस तरह याद रख सकते हैं, किसी मैट्रिक्स को k से मल्टीप्लाई किया तो उसका डिटर्मिनेंट k⁴n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जहाँ n होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ये कहते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएं, बिल्कुल एक जैसे हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। उस डिटर्मिनेंट को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उसकी वैल्यू 0 आएगी। इसको एग्जाम्पल की बजाय आप जनरल सेंस में 3/3 में आसानी से देख भी सकते हैं। जैसे हमारे पास ये ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट है जिसकी सेकंड और थर्ड रो आइडेंटिकल है, सेम है। तो जो दो रो आइडेंटिकल है उसको छोड़ के मैं किसी तीसरी रो के अलोंग से फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड करूं तो एक्सपेंशन होगा a टाइम्स रो कॉलम को हटा के, ये आप कई बार कर चुके हैं, e माइनस b टाइम्स, फिर से रो कॉलम हटा के df प्लस c टाइम्स de d। और जब आप इस 2/2 डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे ef माइनस ef, इट इज़ 0। इसी तरह df माइनस df 0, सेम थर्ड पार्ट इज ऑल्सो 0, तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास हो जाता है 0। तो ये प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल हो गए, एक जैसे हो गए, तो डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। जैसे आपके कोई एग्जांपल 1 2 3 5 8 6
58। इस डिटर्मिनेंट को आप सीधा बोलेंगे कि ये ज़ीरो डिटर्मिनेंट होगा क्योंकि ये दो रो आइडेंटिकल है, या इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी ज़ीरो ही है। ये आप देखेंगे ये दोनों कॉलम सेम है, आइडेंटिकल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ज़ीरो ही आएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर आप प्रोडक्ट्स बना ले पहले किसी भी एक रो या कॉलम with cofactors of the corresponding elements of any other row or column। कि कोई हमारे पास एक रो है, उस रो का प्रोडक्ट बनाएंगे with cofactors with cofactors of corresponding elements of any other row। पहली रो के एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हम बनाएंगे किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड का सेकंड एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, थर्ड का थर्ड एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ, उसका हम सम करें तो वो सम ज़ीरो आएगा। इसको आप एग्जांपल से और समझें, जैसे कि ये हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है और हम फर्स्ट रो के एलिमेंट का थर्ड रो के एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके सम चेक करना चाहते हैं। तो थर्ड रो के एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर्स बनाएंगे A31, क्योंकि एंट्री ये A31 एंट्री है, कोफैक्टर होगा कैपिटल A31। कोफैक्टर्स की डेफिनेशन आप रिकॉल करेंगे, ए आई जे हमारे पास था -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू माइनर ऑफ आई, वही हमने यहाँ यूज़ किया है। तो यहाँ से इस एंट्री का कोफैक्टर हमारे पास आया 4, A32 का कोफैक्टर आया 7 और A33 का कोफैक्टर आया 6। अब इन कोफैक्टर्स को दूसरी रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ प्रोडक्ट कर लें। जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू माइनस। अब देखें ये होता है 4 प्लस इंटू 4 प्लस 14 माइनस 18 जो कि 0 है, यही वो कहना चाह रहे हैं। और इसी को आप सेकंड रो के साथ भी देख सकते हैं कि जब सेकंड रो का, क्योंकि सेकंड रो के लिए भी थर्ड रो एक अदर रो ही है, तो सेकंड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर्स के साथ प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे तो ये आएगा 4 इंटू 4, क्योंकि सेकंड रो का एलिमेंट 4 और उसका कोफैक्टर 4। इसी तरह सेकंड रो का एलिमेंट है 2, 2 इंटू कोफैक्टर है 7 और अगेन एलिमेंट है 5 और कोफैक्टर है माइनस। तो ये हो जाता है आपका 16 प्लस 14 माइनस 30, 0। आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई होगी। अगली प्रॉपर्टी कहती है कि किसी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी एक रो या कॉलम कुछ इस तरह से है कि वो सम है दो टर्म्स और उसका हर एक एलिमेंट दो टर्म का सम है, पूरा कॉलम या पूरी रो का हर एक एलिमेंट दो टर्म्स का सम है, तो फिर हम डिटर्मिनेंट को भी
दो सम के रूप में लिख सकते हैं उसी ऑर्डर में। जैसे इस एग्जांपल में आप देखें, यहाँ हमने फर्स्ट कॉलम दो टर्म्स का सम लिया है, जैसे ये 1+2 है, 3+4 है, 5। फर्स्ट कॉलम में हमेशा दो टर्म्स, तो इसे आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। जैसे फर्स्ट कॉलम में पहले वाली टर्म्स एक साथ ले ली 1, 3, 5, और बाकी दोनों कॉलम सेम। इसी तरह फिर दोनों एंट्रीज ले ली और बाकी दोनों कॉलम सेम। यहाँ दो डिटर्मिनेंट का सम है, यहाँ एक ही डिटर्मिनेंट में एक कॉलम में पूरा कॉलम की हर एक टर्म दो एंट्रीज का या दो एलिमेंट का सम। तो आप इस तरह डिटर्मिनेंट्स को कंबाइन भी कर सकते हैं या डिटर्मिनेंट को ब्रेक भी कर सकते हैं। और ज़्यादा आसानी से समझने के लिए आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं। जैसे अगर आप इसे अलोंग फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे तो आप लिखेंगे 1+2 इंटू दैट रिमेनिंग पार्ट 3, 6, 4, 7 माइनस 3+4 remaining part 8, 5, 4, 7 प्लस 5 प्लस 6 और फिर से रिमेनिंग पार्ट 8, 5, 3। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 1 इंटू दैट 3, 6, 4, 7 प्लस 2 इंटू 3, 6, 4, 7। इस पार्ट को हम इस तरह ब्रेक कर सकते हैं। इसी तरह -3 इंटू 8, 5, 4, 7 माइनस 4 इंटू 8, 5, 4, 7 पार्ट को ब्रेक किया, और आगे वाले पार्ट को ब्रेक करेंगे तो 5 इंटू 8, 5, 3, 6 प्लस 6 इंटू 8, 5, 3, 6। इनमें आप पहले पहले कंपोनेंट को लीजिए और आप देखिए कि ये है इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। फर्स्ट एलिमेंट into that remaining part, second element into the remaining part here, and third element into the remaining part। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। इसी तरह जब आप सेकेंड पार्ट को देखेंगे तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये डिटर्मिनेंट हमने सिंप्लीफाई किया और ये सिंप्लीफाई होकर के वापस से दो डिटर्मिनेंट का सम बन जाता है। अब हम डिटर्मिनेंट की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, सेवंथ प्रॉपर्टी है, सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी देखेंगे। ये कहते हैं कि इफ टू द एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant are added m times the corresponding elements of another row or column। कि अगर किसी रो या कॉलम में दूसरी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का m टाइम्स ऐड कर दिया जाए, जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पहले कॉलम में हम सेकंड कॉलम को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। m से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा mb1, तो ये हो जाएगा a1 प्लस mb1। इसी तरह a2 प्लस mb2। तो किसी एक रो या कॉलम में दूसरे रो या कॉलम को m से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो उस केस में वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट thus obtained is
इक्वल टू द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। इस केस में जो नया डिटर्मिनेंट बन के आएगा उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुराने ओरिजिनल डिटर्मिनेंट के ही इक्वल होगी। जैसे आपने 12th क्लास में रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस पढ़े होंगे कि आप पहले कॉलम में दूसरे कॉलम का 2 गुना करके ऐड कर दें तो डिटर्मिनेंट सेम होता था। ये वही प्रॉपर्टी है। इसका प्रूफ आप इस जनरल सेंस में भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि अगर कोई रो या कॉलम दो एंट्रीज का सम है कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसको आप दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में लिख सकते हैं। और इस डिटर्मिनेंट को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसका पहला कॉलम m से मल्टीप्लाइड है। यहाँ भी हमने एक प्रॉपर्टी में कहा था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या कॉलम को k से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा डिटर्मिनेंट k से मल्टीप्लाई होता है। इस केस में आप इसको लिख सकते हैं m टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट p1 p2 p3। यहाँ से p1 p2 p3 c1 c2 c3। और इस डिटर्मिनेंट में ये दोनों कॉलम्स सेम है। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम्स या रो आइडेंटिकल हो जाएं, सेम हो जाएं, तुमने पढ़ा है कि उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हुई 0। ये हुआ m इंटू 0 0। तो ये वाला पार्ट हमारा हो जाता है 0, बचा हुआ यही है। तो इन जनरल सेंस भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से हमने जो स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं 1 2 3 4 5 7 8 9, और इस एग्जांपल में मैं पहले कॉलम में दूसरे कॉलम का 2 गुना ऐड कर दूं। पहले कॉलम में दूसरे कॉलम का 2 गुना ऐड कर दें तो ये होगा 1 + 4 4 + 10 7 + 16, और बाकी दोनों कॉलम सेम रखें। ये डिटर्मिनेंट हमारे पास हुआ 5 2 3 14 5 6 23 8 9। जब आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर लेंगे तो आप इन डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट कीजिए। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करके आप पाएंगे कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं होगा अगर हम किसी भी एक कॉलम या रो में किसी दूसरे कॉलम या रो का m टाइम्स मल्टीपल करके ऐड कर दें। और ये m ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये -2 भी हो सकता था यहाँ, जैसे c1 -2 टाइम्स c2, तो आप यहाँ माइनस भी अप्लाई कर सकते थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट करने में इसका काफ़ी यूज़ है। ये कुछ और रिजल्ट्स हैं, इनको आप रिजल्ट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की। ये एग्जांपल करके बुक में लिखी हुई है। इसमें सबसे पहली है दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स। और ये हम पहले भी सबसे पहली प्रॉपर्टी में चेक कर चुके हैं, इसको हम यहाँ वेरीफाई नहीं करेंगे। सेकंड है कि मैट्रिक्स का पहले कॉन्जुगेट कर दें और फिर डिटर्मिनेंट लें, वो इक्वल होगा कि अगर आप पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट करें। तो रियल मैट्रिक्स में तो ये वैसे भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि रियल मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट उसी के इक्वल ही होगा।
कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में इन जनरल ये ट्रू होता है, बट आप एक 2x2 एग्जांपल से इसको अभी के लिए अपने पास वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स ए ले लें, 2x2 मैट्रिक्स, जिसके नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स है Z1 Z2 Z4, और इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें तो डिटर्मिनेंट होगा Z1 Z2 Z। बाय डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वो होगा प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट प्रोडक्ट। तो ये आपका आता है Z1 Z4 माइनस Z2 Z3, और राइट हैंड साइड में होगा डिटर्मिनेंट कॉन्जुगेट, और डिटर्मिनेंट है Z1 Z4 माइनस Z2 Z3 एंड इट्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर है Z1 और Z2, तो Z1 माइनस Z2 कॉन्जुगेट होता है Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट। यहाँ Z1 की जगह Z1 इंटू Z4 है और Z2 की जगह Z2 इंटू Z3 है, तो ये होगा Z1 Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z3 कॉन्जुगेट। अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो नंबर का प्रोडक्ट करके कॉन्जुगेट करें, या पहले कॉन्जुगेट कर लें दोनों का और फिर प्रोडक्ट कर दें, सेम होता है। तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं Z1 Z4 Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z4 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट इंटू Z3 कॉन्जुगेट, और इसी को अब वापस से Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट Z3 कॉन्जुगेट और Z4 कॉन्जुगेट टाइप के डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं। दिस इज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट और ये ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, और यहाँ आप ध्यान देंगे हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट हुआ है, तो मतलब मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट है, ये मैट्रिक्स ए का कॉन्जुगेट और उसका हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ है जो कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो एक 2x2 मैट्रिक्स से हम इसको आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। अब 3x3 4x4 मैट्रिक्स जनरल मैट्रिक्स लेकर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करके इसका डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट ले करके कॉन्जुगेट करें, बोथ आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी में कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इज कॉन्जुगेट ऑफ डिटर्मिनेंट, और ये हमारी पिछली दो प्रॉपर्टी से ही आज हम इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए थीटा इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, डेफिनेशन थीटा की थी ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट, और अभी हमने वेरीफाई किया कि हम पहले कॉन्जुगेट लें और फिर डिटर्मिनेंट लें या डिटर्मिनेंट ले करके कॉन्जुगेट लें, बोथ आर सेम। तो इसको हम कर सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए की जगह ए ट्रांसपोज है जस्ट यहाँ पर, और उसमें भी पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड ए ट्रांसपोज आर इक्वल, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट कॉन्जुगेट, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। यहाँ से आप पाएंगे कि ए थीटा का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट है।
ये थर्ड प्रॉपर्टी है या थर्ड रिजल्ट है। इस तरह के प्रॉपर्टीज या रिजल्ट डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन हमारे जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें इन प्रॉपर्टीज का यूज हो जाता है। इस तरह की प्रॉपर्टीज को आप याद रखेंगे, तो ये याद रहेंगी तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना आसान होगा। आगे जो भी एग्जाम्स में प्रॉब्लम होती है उनको सॉल्व करना इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से काफ़ी आसान हो जाता है। उसी में आगे एक और एग्जाम्पल या एक और इंटरेस्टिंग रिजल्ट दिया हुआ है। इसमें कहा है कि अगर मैट्रिक्स ए हर्मिशियन है तो उसका डिटर्मिनेंट हमेशा एक रियल नंबर होगा। जैसा कि हमने हर्मिशियन मैट्रिक्स की डायगोनल एंट्रीज के बारे में भी पढ़ा था, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमेशा रियल होंगी। इसी तरह हर्मिशियन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि मैट्रिक्स हर्मिशियन है और अगर मैट्रिक्स हर्मिशियन है तो एक थीटा ए के इक्वल होगा, और अगर दोनों इक्वल है तो उनके डिटर्मिनेंट भी इक्वल होंगे। अभी हमने पढ़ा है कि एक थीटा का डिटर्मिनेंट होगा ए के डिटर्मिनेंट का कॉन्जुगेट। और डिटर्मिनेंट क्योंकि एक नंबर है तो इस तरफ ये एक नंबर है जेड, दूसरी तरफ उसी नंबर का कॉन्जुगेट है। तो कोई नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है तो वो नंबर रियल है। ये हम पहले भी वेरीफाई कर चुके हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमेशा एक रियल नंबर ही होगा। इज ऑलवेज ए रियल नंबर। इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।